राष्ट्रपति क्या केवल रबड़ स्टाम्प है? एक परिवार के बुजुर्ग के समान है। परिवार के शैतान युवा सदस्यों के साथ राष्ट्रपति का संबंध पोटोमैक नहीं बल्कि थेम्स यमुना को ज्यादा उर्वरक बना सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये कुछ अलंकृत वाक्य हैं, स्टेटमेंट हैं, शब्द हैं जो यदि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन में डाले जाते हैं तो यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। कहीं ना कहीं इसमें आपके प्रिपरेशन की कमजोरियां होती है जो आप अच्छे से ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हो। माय डियर फ्रेंड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं बहुत बड़े बुक से उठाकर नहीं डाला गया है बीपीएससी के द्वारा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी ने तो हाल ही में 66वीं बीपीएससी में पूछा था, परिवार के बुजुर्ग के समान है और शैतान युवा सदस्य उसका साथ ना दे तो क्या होगा। ऐसे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन जो है प्रीवियसली यूपीएससी अर्थात आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोटोमैक नहीं बल्कि थेम्स यमुना को ज्यादा उर्वरक बना सकते, ये भी आईएएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है मेंस में। और माय डियर फ्रेंड, ये सारे स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी के बुक से उठाए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप जो भी समय आप मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू गुजारने वाले हो, अपने जीवन का जो भी कीमती समय आपके प्रिपरेशन को काफी ईज आउट करने वाला है। और भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे यदि क्वेश्चन घुमा के तोड़ मरोड़ के पूछता है तो आप आसानी से वैसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। देखिए, इसमें आज के वीडियो में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। प्रीवियसली जो भी मैंने मेंस का एग्जाम माफ कीजिए मेंस के लिए जो भी वीडियो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का यूज हो रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल से रिलेटेड, तो पहले हम इन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फ्रेमिंग करेंगे और फिर कैसे आंसर लिखना है इस पूरे वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहना इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, और इस गला काट कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबा दो, ताकि जो है ऐसा कंपटीशन के इस माहौल में जो है आपका जो तैयारी है एक अच्छे चैनल से जुड़ने के बाद उसका पेस भी मेंटेन हो और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले शब्दों को तोड़ते हैं। केवल रबड़ स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प का क्या मतलब होता है? रबड़ स्टाम्प का यूज यदि आप देखो, ये रबड़ स्टाम्प मैंने इंडिकेटिव लगा दिया है कि स्टाम्प उठाया जाता है और इंक पे स्पंज पे लगाया जाता है और फिर उठा के स्टाम्प मार दिया जाता है। मतलब वो केवल जो है ऑपरेट होता है किसी और के द्वारा, खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे, केस स्टडी ऑफ हिज और हर, अर्थात राष्ट्रपति यदि मेल है तो हिज और फीमेल है तो ऑब्वियस हर। राष्ट्रपति का केस जो रियल पावर है उसका केस स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे पावर टू यूज पावर, उसके पास अपने शक्तियों को यूज करने की कितनी शक्ति होती है, कितनी छूट होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन में डाल के पूछता है तो हम इस तरीके से उस प्रश्न का एनालिसिस करेंगे माय डियर फ्रेंड। फिर बात आ जाती है दादा दादी के समान। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आप किसी भी परिवार में दादा दादी का कार्य क्या होता है? देखिए, वे लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होते हैं। ठीक है, या बहुत लोग जल्दी दादा दादी बन जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन के सारे अनुभव को समेटे हुए अपने जीवन के उत्तरार्ध में जो है परिवार के लिए वे क्या करते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं। परिवार के सदस्यों को समझाते हैं कि भैया देखो, ये काम तुम करोगे तो अच्छा ग्रोथ होगा, ये काम तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। मतलब अपने जीवन के जो भी दिवाली उन्होंने देखा है, जो भी ईद देखा है, उन सबका अनुभव जो है अपने परिवार के युवा सदस्यों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं और अपने परिवार को फ्लरिश करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आई होप कि आपको दादा दादी का कार्य समझ में आ गया। यहीं पे हम यूज करेंगे यदि ऐसे पूछे कि प्रेसिडेंट जो है परिवार के दादा दादी के समान है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। ठीक है, आपके द्वारा जो है मेंस प्रिपरेशन के लिए 20,000 25,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ऑपरेशनल शब्दों का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मार्केट, आज के गलाकाट मार्केट में जो है बच्चों का मतलब ढंग से जो है उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। ठीक है, तो मोरल पावर ऑफ प्रेसिडेंट यहां पे डिस्कशन करना है कि प्रेसिडेंट की नैतिक शक्तियां, नैतिक पावर्स जो है क्या है और किस तरीके से जो है वो
जो यहाँ पे जो शैतान शब्द यूज किया गया है ना, शैतान युवा शब्द, ठीक है, ये शैतान युवा ये जो है बेसिकली मंत्री परिषद के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से राष्ट्रपति अपने मोरल ताकत के द्वारा उनको परामर्श देके, उनको प्रोत्साहन देके, उनको सही गाइडलाइन देके जो है समाज के कल्याणकारी योजनाओं को समाज के कल्याण के लिए बनाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं मेंस फ्रेमिंग पे, ठीक है। मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इफ यू आर न्यू एट माय चैनल एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमने शुरू किया है क्लासेस फॉर 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम, जिसमें हम जीएस प्लस करंट सब पढ़ाएंगे। करंट में इसमें जो है 300 से ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, साइंस टेक और जो भी है सब इसमें कवर कराया जाएगा। क्योंकि आप सेकेंड पेपर में देखते हो, सेकेंड पेपर में 80% जो है वेटेज करंट अफेयर्स का होता है, तो करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में 20,000 25,000 रुपया ले लिया जाता है मेंस प्रिपरेशन के नाम पे और करंट अफेयर्स को लास्ट में पढ़ाया जाता है। उससे होता क्या है कि आप करंट को जो भी आप स्टडी पोर्शन पढ़ रहे हो उससे जोड़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है कि मात्र 1500 रुपये में आपके मेंस का प्रिपरेशन का होलिस्टिक प्रिपरेशन कराया जाए और बहुत ही हाई क्वालिटी के मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड कराया जाए। इसमें प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम देन यू कैन कॉल एंड मैसेज ऑन 9810638805, ठीक है। इसे बड़े बड़े लेटर में मैं लिख देता हूं 98 10 63 88 05। आप इस पे कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए और अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड और पेस दोनों को मेंटेन कीजिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे। मार्केटिंग हो गई। अब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। किसी भी टॉपिक को लिखते हैं हम, आंसर राइटिंग जब करते हैं तो पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका बांधी जाती है। मतलब होल यदि इन शॉर्ट कहने की कोशिश करें कि जो भी आप लिखना चाहते हो, आप देखते हो ना कोई मूवी बनाई जाती है तो मूवी से पहले क्या दिखाया जाता है, ट्रेलर। मतलब मूवी का स्नैप जो है एक ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। ट्रेलर क्या होता है, उस पूरी मूवी के लिए एक भूमिका होता है। तो ऐसे ही भूमिका में लिखना है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे संवैधानिक स्थिति, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी स्टैंड है, सिचुएशन है, जो भी पावर्स मिला है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद व्यवहारिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की सक्रियता, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जैसे हाल ही में आपके एपीजे अब्दुल कलाम का महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व काल में बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे पूरा का उन्होंने पूरा योगदान दिया था, पूरा को इंप्लीमेंट कराने में, मनरेगा को इंप्लीमेंट कराने में उनका योगदान था। भारत निर्माण योजना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना रहा है भारत के डेवलपमेंट को लेके, उसको इंप्लीमेंट कराने में उनका बहुत ज्यादा योगदान हुआ था। तो बहुत सारे राष्ट्रपति होते हैं कि उनका राष्ट्रपतित्व काल खत्म हो जाता है लेकिन कुछ खास वो कार्य नहीं कर पाते हैं। आपके प्रणब मुखर्जी देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति म्यूजियम शुरू किया, पुस्तकालय शुरू किया, राष्ट्रपति भवन में आम आदमी का एक्सेस उन्होंने अलाउ कराया, राष्ट्रपति के छत पे उन्होंने सोलर पावर्स लगवाया ताकि बिजली का जो इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है उससे बचा जा सके और जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है दिल्ली में उसको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आजकल के जमाने में, हालांकि अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है वो बहुमत की सरकारें हैं, लेकिन साझा सरकारें जब बनती हैं और राष्ट्रपति, तो साझा सरकारों के बीच जो है राष्ट्रपति से क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद वर्तमान में अर्थात 21वीं सदी में प्रेसिडेंट की क्या भूमिका है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक और व्यवहारिक स्थिति के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जनरली यहीं से बहुत ज्यादा जो है अराइज होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आप लिखोगे कि जब भारत संविधान का निर्माण हो रहा था, भारतीय संविधान का, तो उसमें जो है राष्ट्रपति के पद को लेके बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा हुआ। और इंडिया में अर्थात भारत में जो है भारत का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश सिस्टम को एडॉप्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल। पीडीएफ में पूरा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है, यदि आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो सारा पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया यहाँ, अर्थात यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका को
मतलब कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में बांटा गया। ठीक है, इंग्लैंड के समान। हालांकि इंग्लैंड में राजतंत्र था, लेकिन भारतीयों ने गणतंत्र को अपनाया और यहाँ पे एक चुने हुए राष्ट्रपति को जो है, इलेक्टेड राष्ट्रपति को सर्वोच्च सत्ता पे बैठाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका सारा भूमिका काफी अच्छे से लिखा हुआ है पीडीएफ में। अब उसके बाद आ जाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अर्थात संविधान में क्या स्टैंड करता है, संविधान में क्या स्थिति है भारतीय राष्ट्रपति की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति का जो भी पावर है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनालिसिस और पूरा लिखा हुआ है, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा, मैं इंडिकेटिव बता दे रहा हूं आपको क्या क्या करना है, और पीडीएफ नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। देखिए, कार्यपालिका शक्तियां में क्या, अनुच्छेद 53, 54, 75, 78 कुछ अनुच्छेद। देखिए, कभी भी हम कोई भी ऐसे पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बिना एग्जाम्पल के नहीं लिखेंगे। हम देखेंगे कार्यपालिका, केवल ये नहीं कह सकते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं। अब अनुच्छेद के तहत हम एक्सप्लेन करेंगे कि 53 में क्या दिया हुआ है, 74 में क्या दिया हुआ है, 75 में क्या दिया हुआ है, 78 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको उसका मतलब इन शॉर्ट में लिख देंगे कि 75 में ये पावर दिया गया है, 78 में ये पावर दिया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्राधिकारियों की भी नियुक्ति करता है अपने कार्यपालिका पावर्स के अंतर्गत राष्ट्रपति, जैसे आपके कैग का नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्ति करता है जो भारतीय प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद विधायी शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 3, 117, 117, 3, 123 जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम इसका एग्जाम्पल देंगे और उसको 2 लाइन में जो है एक्सप्लेन करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद राजनयिक शक्तियां हम देखेंगे तो जो भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ विदेशी राजदूतों को वह परिचय पत्र स्वीकार करता है और अपने यहाँ भारत में उनको रखता है। उसके बाद भारत के राजदूतों को नियुक्त करता है अन्य देशों में, विदेश के। ठीक है, उसके बाद वित्तीय शक्तियों को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। 112, 115, 280 वित्त आयोग का गठन होता है, कैसे राष्ट्रपति करता है। 117 के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे सबको एक एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्षमादान की शक्ति, न्यायिक समीक्षा के क्षमादान की शक्ति के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। न्यायिक समीक्षा के अधीन मैंने दे दिया है कि क्षमादान की शक्ति जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है राष्ट्रपति की। ठीक है, अब हम पावर को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम उसमें जो उस पे लोड लगाया गया है उसको कैपिंग करी गई है, अपर लिमिट की कैपिंग करी गई है उसकी पावर की, कि भैया यदि इतना पावर दे दिया गया है राष्ट्रपति को और उसको स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो वो क्या बनेगा, सत्ता का समानांतर केंद्र बन जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति क्या है, केवल एक रबड़ स्टाम्प है। लेकिन यह कथन पूर्णतः सही नहीं है, और क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपने मोरल स्टैंड के द्वारा, अपने नैतिक पावर्स के द्वारा नीतियों में जो है आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि पहले जो है राष्ट्रपति की पावर को इतना सप्रेस नहीं किया गया था। ठीक है, जब पंडित नेहरू थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम राष्ट्रपति, उनके बीच भी बहुत ज़्यादा जो है टसल होता था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था विचारों के बीच। लेकिन वे लोग इतने मैच्योर थे कि अपने विचारों को जो है साथ में बैठ के उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। फिर इंदिरा गांधी जी का काल आया, उन्होंने जो है संविधान को काफ़ी ज़्यादा अपने अनुसार करने की कोशिश करी और मंत्रिमंडल को काफ़ी ज़्यादा, अर्थात पार्लियामेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपावर्ड किया। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के पावर को काफ़ी हद तक जो है उसको लिमिट में रखा गया 24, 42 और 44 संशोधन के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने देखा कि केवल यह रबड़ स्टाम्प नहीं है, क्योंकि इसके पास जो है बहुत ज़्यादा मोरल पावर्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसमें एक अलग ये एक टॉपिक है कि राष्ट्रपति की व्यवहारिक स्थिति पढ़ने से पहले हम उनका तुलनात्मक अध्ययन भी हमें आना चाहिए। जैसे हम 2-4 लाइनों में तुलनात्मक अध्ययन दे दें तो काफी अच्छा है। जैसे अमेरिका वर्सेज इंडिया की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो है सुपर पावर होता है, तो यहाँ पे लेकिन हमें ये नहीं करना था, क्योंकि हमें सत्ता का समानांतर केंद्र जो है स्थापित नहीं करना था। इसीलिए जो है यहाँ पे इंडिया ने अमेरिका वाला सिस्टम छोड़ दिया जब राष्ट्रपति के पद की बात हो रही थी। तो फिर इन्होंने इंग्लिश वर्सेज इंडिया
इंडिया में जो है संसदीय लोकतंत्र तो अपनाया गया, लेकिन राष्ट्रपति को राजतंत्र का प्रमुख नहीं समझा गया। यहां पे राजतंत्र न अपना के जो है गणतंत्र को अपनाया गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राजा है, वहां पे राजतंत्र भी चलता है और संसदीय प्रणाली भी चलती है। लेकिन इंडिया में कहा गया नहीं भैया, इंडिया पूर्णतः गणतंत्र है, तो यहां पे राष्ट्रपति जो है इलेक्टेड होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फ्रांस वर्सेज इंडिया, फ्रांस में भी राष्ट्रपति का सीधे सीधे चुनाव होता है और अपने अनुसार वो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का गठन करता है। तो ये सारे हम तीनों देशों के साथ जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब हमने कहा था कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प है या उसकी केवल अलंकारिक भूमिका है, तो ये बिल्कुल नहीं है। अलंकारिक भूमिका का मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये शक्तिहीन बिल्कुल नहीं है, या यूं कहें कि दंत विहीन ब्लैक कोबरा या दंत विहीन नाग कह दें, विषनाग कह दें, लेकिन वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अलंकृत कर रहा हूं, इन शब्दों पे मत जाइएगा। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि इसकी भूमिका अलंकारिक है तो ये शक्तिहीन होगा, ठीक है। फॉली एस नरीमन का इसमें कथन है। देखिए, सबसे पहली बात कि जब अभी हम ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों का कोटेशन देके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यही जो है एक अच्छे एस्पिरेंट्स का आंसर राइटिंग का स्किल होता है, जो उसको दूसरे से कंपटीशन में दूसरे एस्पिरेंट से अलग स्टैंड कराता है और डायनेमिक बनाता है उसके आंसर राइटिंग को, जिससे नंबर गेन करने की संभावना बढ़ती है। तो फॉली एस नरीमन जी ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति एक नैतिक सत्ता का प्रतीक है, भले ही इसके पावर्स की कैपिंग की गई है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कर सकता है, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा नैतिक शक्तियां हैं और इन नैतिक शक्तियों का यूज करके वह संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारत के संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। इसलिए यह केवल निष्क्रिय सत्ता नहीं है। अब एक एक करके प्रेसिडेंट के मोरल पावर को देख लेते हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला है परामर्श देने की शक्ति। यदि आप शुरुआती दौर में देखोगे, जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय जो है इनिशियल फेज में था, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए या राधा कृष्णन हो गए, नीलम संजीव रेड्डी हो गए, ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, उनको सामाजिक परिस्थितियों की समझ थी और वे सरकार को सजेस्ट करते थे, परामर्श देते थे कि भैया देखो, राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए और एक कल्याणकारी उन्मुख राज्य को जो है इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाते हुए अपने देश को विकसित करना चाहिए, उसके जनसंख्या को, उसके पॉपुलेशन को फ्लरिश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोत्साहन देने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास प्रोत्साहन देने का भी पावर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को, मंत्री परिषद को जो है काफी ज्यादा इंस्पायर कर सकता है। इसके एक बहुत ज्यादा ज्वलंत उदाहरण है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यदि देखा जाए तो पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। क्वेश्चन कई बार प्री में पूछा जाता है। नरेगा को इंप्लीमेंट करने में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, तथा भारत निर्माण योजना को भी इंप्लीमेंट करने में इन्होंने सरकार को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। इसके साथ साथ चेतावनी देने का भी अधिकार है, ठीक है। जैसे बुजुर्ग होते हैं ना घर में कि भैया देखो, तुम ऐसे ऐसे काम नहीं करोगे तो मैं गांव में शोर मचा दूंगा, लोगों से बता दूंगा कि ये अपने बुजुर्गों का जो है सम्मान नहीं करता है। तो राष्ट्रपति भी कुछ इसी तरीके का अधिकार रखता है। जैसे कि KR नारायणन के द्वारा जब गोधरा कांड हुआ, और तो उस समय उन्होंने सरकार को बहुत ज़्यादा जो है चेतावनी दी थी, यदि चीज़ों को ढंग से जो है कंपोज नहीं किया गया, जो गोधरा कांड का विभत्स रूप है उसको सही से मिटिगेट करने की कोशिश नहीं की गई, तो इसका दुष्प्रभाव जो है हमारी व्यवस्था पर पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद हम कंक्लूजन देखेंगे कि यदि राष्ट्रपति सत्ता का समानांतर केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा पाले बिना सजगता से इन नैतिक शक्तियों का उपयोग करे तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि मैं जो भी कन्वे करना चाहता था आपने अच्छे तरीके से उसको ग्रैस्प कर लिया, गेन कर लिया। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।